Welcome to all on the online learning session on behalf of Mehta Group of Colleges. I, Dr. Megha Sharma, today imparting you a lecture on phylum Coelenterata. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये जो आपका पार्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी, उसका यूनिट 1 है। उसके अंदर आपको डिफरेंट फाइलम्स दी गई है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स हमने उसको स्टडी कर लिया है। प्रोटोजोआ के अंदर अपन ने एंटीमीबा का एग्जाम्पल पैरामीशियम का लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कौन सा, पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस में हमने साइकन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। और उसके बारे में सारी डिटेल, स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग, मॉर्फोलॉजी, एक्टिविटीज सब पढ़ी थी अपन ने। नाउ नेक्स्ट कम आपका जो फाइलम है वो है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है, बट द more pronounced word is your Coelenterata, more right word is Coelenterata due to the presence of the cavity, gastrovascular cavity, जिसे हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन। क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन। नाइडेरिया शब्द जो लिया गया वो इनके अंदर एक दंश कोशिकाएं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट, उसकी वजह से लिया गया। हम नाइडोब्लास्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो माइक्रोस्कोपिक भी हैं और मैक्रोस्कोपिक भी है, यानी कुछ माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं, और कुछ है बड़े जीव जो आप आराम से बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ये बात हो रही है सीलेंट्रेटा की। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का अपर लेवल क्या है आपके पास में? पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा से ऊपर हम पढ़ रहे हैं सीलेंट्रेटा। यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जटिल होता जा रहा है। पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर सेल्यूलर लेवल, और अब उसके बाद में सेल्यूलर से टिश्यू ग्रेड लेवल स्टार्ट हो गया, वो आप इसमें देख सकते हैं, जिसका नाम है सीलेंट्रेटा, राइट। अब सीलेंट्रेटा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट अ सेकेंड। सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मेराइन होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर बना रखा है कि एक जनरल, आप जब सीलेंट्रेटा के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा जीव आना चाहिए? ये लर्निंग के लिए बहुत क्विक ट्रिक है। माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, और दोनों में खास बात एक कॉमन है कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो निमेटोब्लास्ट या नाइडोसेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निमेटोब्लास्ट और नाइडोसेल्स। इसका मैंने डिटेल्ड स्ट्रक्चर दे रखा है। आज अपन इनका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये दंश कोशिकाएँ कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जीव होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर भी, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया हाइड्रा। ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, यानी एकल भी होते हैं और निवही भी होते हैं। ये कॉलोनी बना के भी रहते हैं एक साथ। इसकी कॉलोनी फॉर्मेशन को बोलते हैं पॉलीपॉइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? पॉलीपॉइड या हाइड्रंथ फॉर्म। हाइड्रा के समान कॉलोनी बनाते हैं स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रंथ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल होती है और बायरेडियल होती है, और इसकी खास बात ये होती है कि इसके दो होते हैं, इंटीरियर जो एंड्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में खास बात ये होती है कि एक सरफेस के ऊपर तो माउथ होता है, और जहाँ पर माउथ होता है उसे बोला जाता है ओरल सरफेस। क्या बोला जाता है? ओरल सरफेस। ओरल के अपोजिट सरफेस को बोला जाता है एबोरल सरफेस। क्या बोला जाता है? एबोरल सरफेस। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ओरल एंड एबोरल, जो कि आप डिटेल्ड आपके जब ऑर्गेनिज्म में पढ़ाऊंगी उसे स्ट्रक्चर में बताऊंगी। जैसे हाइड्रा का यहाँ पे माउथ है तो ये इसका ओरल सरफेस है। ये जेलीफिश है, जेलीफिश का जो ऊपर वाला है यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, तो इसको ओरल, और ओरल को अपोजिट एबोरल होता है। अब ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में अभी भी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो पॉरीफेरेंस की अपेक्षा अच्छा होता है, डेवलप्ड होता है, लेकिन औरों से कम होता है, राइट। पुअरली डेवलप्ड। एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट, ठीक है, तंत्रिका जाल के रूप में पाया जाता है। इसका एक्सोस्केलेटन ही ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए सीलेंट्रेट्स की। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपका सीलेंट्रेट का आता है कोरल्स। किसका आता है? कोरल्स का। कोरल्स के बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बताऊंगी सारा। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए इनके एक्सोस्केलेटन होते हैं, कुछ में काइटिनस होता है, लेकिन कोरल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट, नो सिलोम इज प्रेजेंट।
टेंटिकल्स, इनकी खास बात ये होती है, चाहे आप हाइड्रा देखिए इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, चाहे आप जेलीफिश फाइजेलिया देखिए, इसके अंदर भी क्या होता है, दिस इज ऑरेलिया, इसके अंदर क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये स्मॉल टेंटिकल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर ओरल आर्म्स, मीन्स टेंटिकल्स आर दी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर दी सिलेंट्रॉन्स। नेक्स्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं चलती हूँ, ये पानी में रहते हैं, ठीक है, ये बात हमने कह ली। पानी में रहने के लिए इनको स्विमिंग करनी होती है और स्विमिंग करने के लिए इनको अपनी बॉडी को बैलेंस रखना होता है, उसके लिए इनके पास ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट। कौन सा ऑर्गन होता है, स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए स्टेटोसिस्ट। उसके अलावा इनके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और एक होती है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि इनमें रिप्रोडक्शन ही इस स्पीशीज़ के डिस्पर्सल का कारण बनता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है सिलेंट्रेटा के अंदर, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ये हाइड्रा के समान मुकुलन कर कर बडिंग कर कर, मतलब हाइड्रा खुद एक सिलेंट्रेट है, बडिंग कर कर दूसरे जीव को ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स। गैमीट्स का फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स द लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग और उसके बाद में अडल्ट बनने के बीच में कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, लार्वल फॉर्म, एंड दैट लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड एज प्लेन्यूला। कौन सा लार्वा होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कि पॉरीफेरेंस के एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, इसके प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं, ठीक है। दिस लार्वा इज कॉल्ड एज प्लेन्यूला लार्वा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम बोल रहे हैं कि इसका जो नाम पड़ा नाइडेरिया, जो पहले यूज़ किया जाता था, वो किसके बेसिस पर किया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर दंश कोशिकाएं, हिंदी में बोलते हैं दंश, स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जो कि इनके सरफेस, बॉडी सरफेस और टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पूरा सेल, एज यू कैन सी हियर, इट इज़ ए कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, एक ओवल अंडाकार संरचना है, उसको हमने बोला निमेटोब्लास्ट। क्या बोला, निमेटोब्लास्ट। निमेटोब्लास्ट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है निमेटोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होता है, निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट के अंदर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम निमेटोसिस्ट बोल रहे हैं, ये अभी कवर्ड है और उस ढक्कन को बोलते हैं हम ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। अभी ओपरक्यूलम क्लोज्ड है। मैं साथ के साथ आपको बताती जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि निमेटोसिस्ट को निमेटोब्लास्ट से जोड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं लासो। क्या बोलते हैं, लासो। जो थ्रेड लाइक संरचना, यहाँ पे मैंने लेबलिंग भी कर रखी है, इसे हमने बोला थ्रेड, और इस थ्रेड के ऊपर प्रेजेंट है आपके बार्ब्स, एक टाइनी कांटेनुमा स्पाइनी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बार्ब्स। ये अभी रेस्टिंग फॉर्म में है। रेस्टिंग फॉर्म में मतलब इसने अभी किसी भी प्रकार की दंश वाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करी है। ऑर्गेनिज्म कब दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिंग करेगा, जब उसे खाना चाहिए होगा, प्रे यानी शिकार करेगा, प्रिडेटर करेगा। प्रिडेशन मतलब शिकार करना, PREY, इस प्रे का मतलब होता है शिकार, और प्रिडेशन मतलब शिकारी, शिकार करना, प्रिडेटर इज शिकारी, ठीक है। तो जब कोई भी स्टिमुलस आता है तब ये जो धागा अंदर लिपटा हुआ और इसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस भरा हुआ है, ये बाहर निकल जाता है, इट अम्लेट्स आउटसाइड, ठीक है। किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए सर्वप्रथम इन सेल्स का स्टिमुलेट होना ज़रूरी है, और जो पार्ट स्टिमुलेट होता है निमेटोब्लास्ट में वो होता है नाइडोसिल। कौन सा पार्ट होता है, नाइडोसिल। ये आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्पाइनी स्ट्रक्चर, नाइडोसिल, जो कि इसके निमेटोब्लास्ट के यानी इस कोशिका के ऊपर एंटीरियर हिस्से के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई भी स्टिमुलस किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो उसका खाना हो सकता है, मीन्स शिकार होता है, या डिफेंस के लिए कोई एनिमी आ गया, तब भी ये किसका उपयोग करेगा, इन कोशिकाओं का उपयोग करेगा। तो ये इसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। अब जैसे ही स्टिमुलस रिसीव होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो थ्रेड अभी अंदर लिपटा हुआ था, ये पूरा कॉइल्ड है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये बाहर की साइड निकल के आ जाता है, बाहर की साइड, और जो भी शिकार होता है उसमें पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है, पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब भी ये फुल प्रेशर से बाहर आता है तो ये जो थ्रेड है
वो थ्रेड इसको निमेटोब्लास्ट को पकड़े रहता है कि पूरा का पूरा निमेटोब्लास्ट इस पूरी कोशिका से, निमेटोसिस्ट निमेटोब्लास्ट से पूरा बाहर ना निकल जाए। तो उसको होल्ड कौन करेगा? लासो। तो लासो का काम अब आपको क्लियर हो गया होगा, लासो का फंक्शन। ठीक है, ये बात हो गई लासो की। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज वही निमेटोसिस्ट, और ये इजेक्टेड आउट, बाहर निकला हुआ आपका क्या है? ये थ्रेड, जिस थ्रेड के अंदर पॉइजन है। ठीक है, और ये पॉइजन, ये आपका ये शिकारी है, PRE में शिकार, या किसी भी दुश्मन को दूर करने के लिए भी, डिफेंस सिस्टम के लिए भी इन कोशिकाओं की सहायता ली जाती है। ये बार्ब्स हैं, बार्ब ये रहे। ठीक है, और छोटे और बार्ब्स को बोला जाता है बार्ब्यूल्स। क्या बोला जाता है? बार्ब्यूल्स। लेकिन इस थ्रेड को बाहर जाने के लिए इस ढक्कन को खुलना पड़ता है, यानी ओपर्क्यूलम ओपन्स। दिस ओपर्क्यूलम, अभी ये कवर्ड था और अब ये ओपर्क्यूलम देख सकते हैं ओपन हो गया और इसमें से थ्रेड बाहर आ गया। तो इस प्रकार से ये स्पेसिफिक कोशिकाएं काम करती है। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बताइए निमेटोब्लास्ट, ये नाइडोब्लास्ट कौन सी कोशिकाएं होती है और इनका कार्य क्या है, कौन सी फाइलम में पाई। तो आपको इसको तरीके से लिख के आना है अलॉन्ग विद द डायग्राम, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। नाउ नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट, इसमें पूरा का पूरा सिलेंट्रेट्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो आपको हेल्प करेगा लर्न करने में। आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर यानी लड़ाई, युद्ध इसको बोला जाता है। ये इट इज़ लाइक अ जेलीफिश, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर जेलीफिश को बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक निमेटोब्लास्ट क्या होते हैं, तो उसके पर्पल कलर के होते हैं, और पर्पल कलर के होता है, एक होता है एयर बबल इसके ऊपर। जैसे ही कोई ये एक साथ होते हैं, झुंड के अंदर तैर रहे होते हैं पानी के अंदर, यानी सिलेंट्रेट की खास बात क्या है, ये झुंड में तैरते हैं और पेलाजिक होते हैं। ठीक है, पेलाजिक होते हैं और झुंड में तैरते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक साथ आते हैं एंड दे मूव, और मूव कैसे करते हैं? हाइड्रोलिक मूवमेंट के थ्रू। ये फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करते हैं, ये इस तरीके से हाइड्रो प्रोपल्शन के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर इस तरीके से खींचकर आगे की तरफ फॉरवर्ड बढ़ते हैं। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इनका होता है, जो हम आगे और जब जेलीफिश पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगी। तो ये पेलाजिक होते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर जो होते हैं सारे जितने भी ये होते हैं। अब उसमें मेन थिंग ये है कि जब इनके कोई भी स्टिंगिंग या कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है तो ये ऐसे लगता है जैसे एक युद्ध का शिप हो, युद्ध का जहाज हो। तो इसीलिए इनकी जो संरचना होती है इस तरीके की होती है। देखिए इस तरीके से ऊपर इसकी निमेटोप्लास्ट होता है, ये एयर बबल आ जाता है और ये नीचे आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कोई युद्ध का क्या हो, जहाज हो, शिप हो। That's why this jellyfish is called as Portuguese man of war. I hope इतना समझ में आया होगा सिलेंट्रेट्स के बारे में। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है सिलेंट्रेट्स में, आइए देखते हैं क्या है वो। जो कि आपके यूनिट 2 से भी आपको पूरा का पूरा रिलेट करेगा। जो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा रही हूँ वो यूनिट 2 के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं और यूनिट 1 के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में अगर पूछा जाए तो। सिलेंट्रेटा इसे बोलते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं इसमें। जब प्रजनन का तरीका होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, जो कि मैंने बताया बडिंग के द्वारा होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे ओबीलिया। क्या एग्जाम्पल लेंगे? ओबीलिया। ये समझ लीजिए बिल्कुल माइन्यूट पतले पतले पौधे, धागे नुमा संरचना होती है। अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ऐसे शाखित संरचना नज़र आएगी। तो इसकी जो मैंने ये बोला था, ये ससाइल होते हैं। कुछ क्या होते हैं? ससाइल, जड़ होते हैं, मूव नहीं कर सकते, सेडेंटरी होते हैं। इनकी इस अवस्था को जो कि निवह बना के रहती है, कॉलोनी बना के रहती है, और ये फॉर्म होती है एसेक्सुअल। कौन सी फॉर्म होती है? एसेक्सुअल। इस एसेक्सुअल फॉर्म को बोला जाता है पॉलीपॉइड फॉर्म। क्या बोला जाता है? पॉलीपॉइड फॉर्म, या आम भाषा में, ये सिंपलेस्ट वर्ड में मैं इसको बोलूँगी पॉलिप फॉर्म। यानी ये 2 फॉर्म्स में पाया गया, एक इसकी एसेक्सुअल अवस्था है और एक इसकी सेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, लैंगिक अवस्था और अलैंगिक। और इन दोनों अवस्थाओं में ऑल्टरेशन, एकांतरण होता रहता है। इट मीन्स ऑल्टरनेट करती रहती है, पहले एसेक्सुअल, सेक्सुअल से फिर
एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल से अगेन फिर सेक्सुअल फेस में कन्वर्जन चलता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्दो द वर्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों, इसे आम भाषा में बोला है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि एसेक्सुअल फॉर्म is transforming into sexual form and this sexual form again is forming asexual form, but the exact word is metagenesis। क्या बोलते हैं उसे? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है आपके, शॉर्ट नोट बन के भी आता है कि व्हाट इज़ मेटाजेनेसिस एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपसे फिर देखिए कि ये जो सिलेंट्रेट्स के जनरल करेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक फॉर्म होती है इनकी एसेक्सुअल, और इस एसेक्सुअल फॉर्म को क्या बोला जाता है? पॉलिप। ये जड़ होती है, ये मूव नहीं कर सकती, ये सिर्फ मूव कहाँ करती है? बस ये अपने ही जगह पर थोड़े डायमीटर तक एक्सपेंड हो सकती है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, इसके अलावा ये मूव नहीं कर सकती। मूव कौन कर सकता है? इसकी सेक्सुअल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेक्सुअल फॉर्म। इसकी सेक्सुअल फॉर्म को बोला जाता है मेड्यूसा। क्या बोला जाता है? मेड्यूसा, जो कि इसकी सेक्सुअल फॉर्म होती है, सेक्सुअल फॉर्म। दिस इज फ्री स्विमिंग, ये चलायमान होती है, ये तैरती है, फ्री स्विमिंग मेड्यूसा। मेड्यूसा, इसमें मेल मेड्यूसा भी होती है एंड फीमेल मेड्यूसा भी होती है, ठीक है। इन मेल और फीमेल मेड्यूसा के गैमीट से रिलीज होकर आगे जाकर फ्यूज करके क्या बनाते हैं? लार्वल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर वो लार्वा कुछ समय तक स्विम करने के बाद में सबस्ट्रेटम के ऊपर तैरता है, बैठता है, सेटल डाउन हो जाता है, और सेटल डाउन होने के बाद में अगेन पॉलिप वाली कॉलोनी फॉर्म कर देता है। तो इन्हें बोला जाता है, और ये एक ही पॉलीपॉइड फॉर्म में ही कई तरीके की फॉर्म्स मिलती हैं, इसलिए इनकी कॉलोनीज़ को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि एक ही एसेक्सुअल बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूप, बहुरूप जूइड्स प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बोलते हैं जूइड्स को जीवक, ठीक है। इसलिए कॉलोनी को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिक। वो जब हम ओबेलिया पढ़ेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे। यानी सिलेंट्रेट्स पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल अवस्था को क्या बोलते हैं? पॉलिप फॉर्म, और सेक्सुअल अवस्था को क्या बोलते हैं? मेड्यूसा फॉर्म, जो कि फ्री स्विमिंग होती है, और इनमें ही क्या चलता रहता है? ऑल्टरनेशन चलता रहता है, राइट। तो ये बात हो गई इसके रिप्रोडक्शन की। लेट मी इरेज द बोर्ड। सिलेंट्रेटा के करेक्टर्स में आपने सारी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने डिस्कस करे वो पढ़ लिए। उसके अलावा आपके कोर्स में जो सेकंड यूनिट में है वो है ओबेलिया एंड ओरेलिया, ठीक है। ओबेलिया एंड ओरेलिया। ओबेलिया की खास बात यही है कि इसके अंदर जो कॉलोनीज होती है वो क्या होती है? पॉलीमॉर्फिक। पहले होती है डायमॉर्फिक और उसके बाद में ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। मैं एक ओबेलिया का जनरल स्ट्रक्चर्स बताऊंगी आपको। दिस इज सबस्ट्रेटम। ये मैं पॉलिप फॉर्म बना रही हूँ। कौन सी फॉर्म बना रही हूँ? ओबेलिया की पॉलिप फॉर्म, यानी हाइड्रिंथ फॉर्म, हाइड्रा के समान ग्रोथ करने वाली और एक जगह पर रहने वाली, उसे बोलते हैं हम पॉलिप फॉर्म। और कौन सी अवस्था बताई थी मैंने आपको? ये अभी एसेक्सुअल फॉर्म। अब आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ओबेलिया, ठीक है। और यहाँ पे एन्युलर रिंग्स है, और एन्युलर रिंग्स के बाद में कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर ही प्रेजेंट होता है माउथ और टेंटिकल्स, माउथ और टेंटिकल्स,
और इन टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, नाइडोब्लास्ट सेल्स या निमेटोब्लास्ट सेल्स। इन टेंटिकल्स की खास बात ये होती है कि ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये इन टेंटिकल्स को अंदर रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी बाहर टेंटिकल्स जब शिकार पकड़ना हो या डिफेंस सिस्टम में काम, अटैक के सिस्टम में काम में लेना हो तो ये टेंटिकल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और जब काम में नहीं आते तो ये अंदर की तरफ, मैं एक और कप बना देती हूँ, अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डेड संरचना में रहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको जो ये प्रेजेंट आ रही है, ओनली एंड ओनली दिस पार्ट ऑफ द ओबिलिया या दिस पार्ट ऑफ दिस सिलेंट्रेट इज मूवेबल, यानी सिर्फ यहीं पर ये ही हेल्प करता है इस कप को इधर और इधर मूव करने के लिए। इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, दीज एन्यूलर रिंग्स या एन्यूलर्स। ओके, एन्यूलर का मतलब भी क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये इस तरीके से इसको मूव करने में हेल्प करता है। ओनली द मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया, नॉट कंप्लीट कॉलोनी विल मूव, बिकॉज कंप्लीट कॉलोनी जो है वो यहाँ पर नीचे सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकी हुई है। ठीक है, ये होती है स्टॉक जो ऊपर की साइड निकली हुई होती है, और ये होती है राइजोइड फॉर्म, यानी नीचे की साइड आसंजक एडहेशन के कारण ये नीचे चिपकी हुई है सबस्ट्रेटम के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोस्टॉक यू कैन से। ठीक है, एंड दिस इज हाइड्रोराइजोइड। ये हो गया आपकी ओबिलिया की संरचना। अब इसी कॉलोनी के अंदर जो उसकी आउटर लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं पेरिसार्क। क्या बोलते हैं, पेरिसार्क। और जो इनर लाइनिंग होती है उसे बोला जाता है सीनोसार्क। क्या बोला जाता है, सीनोसार्क। ये सीनोसार्क ही अंदर की गैस्ट्रिक कैविटी को लाइन करती है, इसलिए इसकी एंडोडर्म को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस, क्योंकि ये पूरी की पूरी गैस्ट्रिक कैविटी को क्या करती है, लाइन करती है, कवर अप करती है, आवृत करती है। ठीक है, सीनोसार्क। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये आती है, जब मैं बोल रही हूँ कि इनकी जो कॉलोनीज होती है सिलेंट्रेट्स की, ये क्या होती है, डायमॉर्फिक मतलब पॉलीमॉर्फिक। एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर एक दूसरी फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। ये कौन सी फॉर्म आपने देखी, पॉलीफॉर्म, हाइड्रेंथ फॉर्म। ठीक है, यहीं पर इसकी दूसरी फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं, जो अंदर डेवलप होती रहती है, वो होती है मेड्यूसा। क्या होती है, मेड्यूसा। मेड्यूसा इसकी कौन सी फॉर्म होती है, फ्री स्विमिंग फॉर्म। मेड्यूसा बनने के बाद इस पोर के थ्रू बाहर आ जाती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में और पानी के अंदर स्विम करने लग जाती है, और उसके बाद में मेल प्लस फीमेल मेड्यूसा फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट्स के रिलीज के बाद में, और फर्दर डेवलपमेंट होता है प्लेन्यूला लार्वा के थ्रू। यानी एक ही कॉलोनी है, एक में हाइड्रेंथ फॉर्म प्रेजेंट है, हाइड्रोजोइड, और दूसरी कौन सी है आपकी, ये वाली, ये कौन सी फॉर्म है जिसके अंदर मेड्यूसा फॉर्म बन रही है। ये आपका जो पार्ट होता है, ये आपका पूरा का पूरा इसका जेनाइटल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, यानी एसेक्सुअल बॉडी के अंदर इसकी सेक्सुअल फॉर्म डेवलप हो रही है, लेकिन ये सेक्सुअल फॉर्म दोबारा से एसेक्सुअल में तभी डेवलप होगी जब ये इस बॉडी से रप्चर होकर इस छिद्र के द्वारा बाहर सराउंडिंग वाटर में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसकी आपके स्लाइड्स भी बनवाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर ओबिलिया की, और दिखाया जाता है कि ओबिलिया किस प्रकार से थ्रेड के समान संरचना है, और अंदर पेरिसार्क और सीनोसार्क और ये एन्यूलर रिंग्स आराम से विजिबल होती है। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी विजिबल होता है। ठीक है, तो ये आपके कोर्स में भी है, सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में क्या है आपका ये ओबिलिया। ओबिलिया के बाद में अपन डिस्कस करेंगे जेलीफिश ओरेलिया। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सीलेंट्रेट्स की। अब सीलेंट्रेट्स में हम बात करेंगे बडिंग की। किसकी बात करेंगे, बडिंग। बडिंग को हिंदी में बोला जाता है मुकुलन। क्या बोला जाता है, मुकुलन। अब मुकुलन का अर्थात होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया हाइड्रा। हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ, ये टेंटिकल्स है, ये इसका माउथ है, छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकलती है। ये आउटग्रोथ लेंथ में, मतलब इसमें ग्रोथ वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद आते आते ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, डिटैच, और डिटैच होकर ये जहाँ भी इसको सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ पे ये
नई कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देती है या वहाँ पे एक नए जीव का निर्माण चालू कर देती है, विकसित होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। ठीक है, बडिंग, बडिंग एक प्रकार का प्रजनन है और कौन सा, अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक। अब इसे जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, इसे फर्दर जो डिवाइड किया गया है क्लासेस के अंदर, हाइड्रोजोआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, जोआ मीन्स एनिमल्स यानी वाटर एनिमल्स, हाइड्रोजोआ जिसका एग्जाम्पल्स आपका क्या है, हाइड्रा। उसके बाद में आपका आता है स्काइफोजोआ, स्काइफो मतलब कप शेप्ड एनिमल जिसमें आपकी जेलीफिश वगैरह आती है। ठीक है, और लास्ट है आपका एंथोजोआ जिसमें आपका, एंथो का मतलब होता है फ्लावर। आप इनकी संरचना देखिए, उसी से आपको पता लग जाएगा। ये माउथ है, ये इसका ओरल बाहर ऊपर वाला सरफेस है, ये नीचे की बॉडी है, और यहाँ पे पुष्प के समान, फ्लावर के समान बाहर इसके टेंटिकल्स निकले रहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लावर के समान, इसलिए इनको क्या बोल दिए, एंथोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है एसाइक्लोडियम। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस पढ़ी हमने फर्दर, हाइड्रोजोआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर एनिमल्स, एग्जाम्पल हाइड्रा, स्काइफोजोआ जो कि कप शेप बॉडी के होते हैं, सॉसर शेप प्लेट के समान ऐसे कप होता है, जेलीफिश। ठीक है, और आपका आ गया एंथोजोआ, एंथोजोआ मतलब फ्लावर, फ्लावर की शेप जिसकी होती है उसे आता है एंथोजोआ के अंदर। तो ये बात हो गई आपके सिलेंट्रेटा के जनरल क्लासिफिकेशन की। इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने यहाँ पे बोली थी, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, अर्थात ये 2 लेयर्स के बने हुए होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पॉरीफेरेंस में भी मैंने बोला था वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी भी मीजोडर्म जो होती है वो डेवलप नहीं होती और उसे बोला जाता है मीजोग्लिया। क्या बोला जाता है, मीजोग्लिया। ये भी जिलेटिनस मास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी मीजोडर्म भी अभी डेवलप नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय, हिंदी में बोलते हैं द्विस्तरीय। आई होप इतना सिलेंट्रेटा के बारे में आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने अभी तक जनरल सारा का सारा पढ़ा, ये आपके कोर्स में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द सिलेंट्रेटा जनरल कैरेक्टर्स, डिटेल में वर्णन करिए, उसका क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल एंड विद सूटेबल डायग्राम बताइए। तो अगर आप यूनिट 2 के अंदर से इसके एक प्रमुख जीव भी पढ़ लेते हैं, कोई भी एनिमल, तो आपको सारा सिलेंट्रेटा ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आती है बात इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। कोई भी जीव धरती पर है तो उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी, यानी वो इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑल्दो ये जेलीफिश वगैरह ये सारे ये क्या होते हैं, स्टिंगिंग होते हैं, क्योंकि स्टिंग सेल्स अभी अभी पढ़ा था निमेटोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके सर्वाइवल के लिए, इनके डिफेंस सिस्टम के लिए या शिकार करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा कोरल्स, क्या बोला जाता है, कोरल्स, कोरल्स का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम का। कोरल्स को देखने के लिए ये एक तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, और ये बहुत अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो जहाँ भी कोरल रीफ्स होती है, यानी कोरल्स जहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो ये होता है तट, लिटोरल यानी तट के पास पाए जाते, लिटोरल, ज़्यादा डीप नहीं होते, शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और कोरल्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनकी जो संरचना है वो इस प्रकार से कि ये पूरी कॉलोनी इस तरीके से बना के रहते हैं, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, बहुत अलग, और ये बहुत ही सुंदर कॉलोनी। आप नेट पे देखिएगा कोरल्स डाल के, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर। तो टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं स्पेसिफिकली कोरल्स को, डाइविंग सीखते हैं, ठीक है, गोताखोरी सीखते हैं इन कोरल्स को देखने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूरिज्म। दूसरा जो मैंने बोला, कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स पानी में हैं,
कोरल्स में बहुत सारे पोर्स, ये जिस तरीके की ये कॉलोनी संरचना बनाते हैं तो ऐसा लगता है अलग अलग घर बने हुए। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, छोटे फिशेस के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए शेल्टर का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? शेल्टर का। यानी ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कहलाता है कोरल रीफ्स। ठीक है, तो इस कोरल्स का खुद का स्वयं का क्या होता है? एक अपना इको सिस्टम, जो कि वेस्ट मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग को करने के लिए हेल्प करता है।